हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में। ये हमारा एक चैप्टर है जो 11th की बिजनेस की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 में हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि बिजनेस आज के टाइम में क्या है, इमर्ज हो रहा है। बिजनेस के मोड जो है बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या वेरिएशन हो रहा है उसमें। जैसा कि जैसे जैसे हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जैसे जैसे चीजें डेवलप हो रही हैं, नए नए अपडेट हो रहे हैं चीजों में, वैसे ही बिजनेस में भी नए नए तरीके बिजनेस को करने के, है ना, निकल के आ रहे हैं। तो उसी में एक टॉपिक है जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम पढ़ते हैं कि आज के टाइम में बिजनेस में कौन कौन से नए मोड हैं जो इमर्ज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई बिजनेस उसमें से सबसे पहला दे रखा है। तो ई बिजनेस के बारे में आज हमें पढ़ना है। ई बिजनेस यानी कि इंटरनेट बिजनेस, यानी कि ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, बिजनेस तो पहले भी हम करते थे, बट ट्रेडिशनल तरीका क्या था कि हम मार्केट में जाते थे, वहां से सामान खरीदते थे, सेलर और बायर आपस में मिलते थे, आपस में बार्गेनिंग करते थे। सेलर अगर प्राइस को लेके सेटिस्फाई होता था, बायर अगर प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाई होता था, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती थी। और उसके बाद उस एरिया को जहां वो मिलते थे दोनों, उसे हम क्या कहते थे, मार्केट। बट आज के टाइम में, है ना, इन प्रेजेंट टाइम हम क्या करते हैं, सारा का सारा मार्केट इंटरनेट पे प्लेस है और हम इंटरनेट के थ्रू ही सेल परचेज जो भी करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। तो ई बिजनेस, इंटरनेट बिजनेस, यानी कि सारी बिजनेस एक्टिविटी आज के टाइम पे थ्रू इंटरनेट परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ई बिजनेस की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इट रिफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। ठीक है, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी किसके थ्रू करना, इंटरनेट के थ्रू करना ही क्या कहलाता है, ई बिजनेस कहलाता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन वगैरह हो गया, प्रोडक्शन हो गया, पैकेजिंग हो गया, मतलब सामान बनाना, है ना। और कॉमर्शियल में मार्केटिंग भी आता है, उसको बेचने का काम भी वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में आ जाता है। ट्रेडिंग हो गया, सेल परचेज हो गया, है ना। और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री में हो रहा है, जो फैक्ट्री में हो रहा है, ठीक है, जो एक दुकान पे हो रहा है, कॉमर्शियल कह सकते हैं हम उसको। तो सारी की सारी एक्टिविटी किसके थ्रू करना, इंटरनेट के थ्रू करना क्या कहलाता है, ई बिजनेस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद ई बिजनेस के कुछ स्कोप होते हैं। स्कोप मतलब क्या होता है, स्कोप मतलब होता है एरिया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्कोप दे रखे हैं, 1 2 3 4, एक एक करके समझते हैं जहां पर ई बिजनेस काम करता है या ई बिजनेस के थ्रू हम जो हमारे फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है बी टू बी कॉमर्स। अब बी टू बी की फुल फॉर्म क्या है, बी टू बी को हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील करता है थ्रू इंटरनेट, उस डीलिंग को हम कहते हैं बी टू बी कॉमर्स। जैसे हमने देखा है आज के टाइम में बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, जो नए नए प्रोडक्ट और नई नई सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट वो खुद पूरा कंप्लीट नहीं करते, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कहीं और से लेते हैं, अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, या फिर अलग अलग पार्ट्स कहीं और से लेते हैं, अपने यहाँ पर अपने बिजनेस में उन पार्ट को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। तो जब दो बिजनेस आपस में डील कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बी टू बी कॉमर्स कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं टू व्हीलर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे इंडिया में टू व्हीलर की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे हीरो हो गया, बजाज हो गया। ठीक है, तो जितनी भी टू व्हीलर की कंपनी है वो टू व्हीलर के सारे पार्ट्स अपने यहाँ नहीं बनाती, कुछ पार्ट वो अपने यहाँ बनाती है। जैसे आप हीरो की जितनी भी बाइक देखोगे, लेकिन उसमें जो टायर लगा होता है वो हीरो का नहीं होता। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया कि वो हीरो कंपनी किसी और से, वो सीएट कंपनी का होगा या एमआरएफ कंपनी का होगा या जो बाकी अदर कंपनियां हैं उनका होगा। हीरो का टायर हीरो की बाइक में नहीं होता, क्योंकि हीरो कंपनी टायर बनाती नहीं है, वो टायर कहीं और से खरीदती है। ठीक है, तो बी टू बी का क्या है, ये एग्जांपल हो गया। मतलब एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा या ट्रेडिंग करेगा, सेल परचेज करेगा, तो उसे हम कहेंगे बी टू बी कॉमर्स। सेकंड है हमारा बी टू सी। अब ये तो पढ़ के ही क्लियर हो रहा है, बिजनेस टू कस्टमर, हम कस्टमर हैं। ठीक है, और बिजनेस जो सामान बना रही है, जहां से हम सामान खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सामान हम खरीद रहे हैं वो कहीं ना कहीं बन भी रहा है।
तो जब एक बिजनेस अपने कस्टमर के साथ डील करती है या एक कस्टमर जब बिजनेस के साथ डील करता है, बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं या जो भी एक बिजनेस सर्विसेज बना रहा है, सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस दे रहा है, रेंडर कर रहा है, या प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको जब हम खरीद रहे हैं मार्केट से, तो थ्रू इंटरनेट जो डीलिंग हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट या जितनी भी सर्विस है कस्टमर तक पहुंच रही है थ्रू इंटरनेट, वो हो गया बिजनेस टू कस्टमर। हम अपने डेली लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा B2C का कॉमर्स। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी, इंट्रा बी, बी का मतलब है बिजनेस, ठीक है। इंट्रा बी इसलिए यूज किया गया है जब हम विद इन एक बिजनेस के अंदर ही इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसको हम कहते हैं क्या, इंट्रा बी, है ना। ब्रांच वाइज भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे एरिया की ब्रांच है, एक कहीं और है ब्रांच, जब दोनों ब्रांच आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं थ्रू इंटरनेट, कंपनी एक ही है बट ब्रांच अलग अलग है, तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रा बी कहेंगे। एक ही बिजनेस में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही है या प्रोडक्ट की शेयरिंग हो रही है। जैसे हमने देखा है कई बार कि एक दुकान पे अगर सामान अवेलेबल नहीं होता तो वो अपनी दूसरी दुकान से सामान लेके और कस्टमर को सेल कर देते हैं। कस्टमर से ये कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम अपनी दूसरी ब्रांच से सामान लाके, तो उसको क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंट्रा बी, ठीक है। ब्रांच वाइज भी हो सकता है, डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, तो वो हो गया हमारा इंट्रा बी। अब फोर्थ नंबर जो लास्ट है हमारा वो है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि C2C। कई बार क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर भी डीलिंग होती है थ्रू इंटरनेट। पहले ऑफलाइन होती थी, पहले जैसे कई चीजें होती हैं जिनकी एक प्रॉपर प्लेस नहीं होता, जिनका कोई एक मार्केट नहीं होता जहां पर वो जाके सामान खरीद सके, तो कई बार कस्टमर आपस में ही एक दूसरे से सेल परचेज करते हैं। जैसे हमारे लिए कोई सामान पुराना हो गया है, वो हो सकता है किसी और के लिए नया हो, है ना। मेरे पास एक मोबाइल फोन था जो सब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, ठीक है, तो मेरे लिए वो बेकार हो गया था, मुझे उसे बेचना था, है ना, मैंने उसको किसी को बेच दिया, ठीक है, तो उसके लिए वो नया है क्योंकि उसको उस चीज से मतलब नहीं है जिसको मेरे से मतलब था। यानी कि मान लेते हैं कि मोबाइल का कैमरा खराब हो गया था, तो कैमरे से सामने वाले व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, उसे मोबाइल कॉलिंग के लिए चाहिए, तो वो मेरे मोबाइल से सेटिस्फाइड है। जिस मोबाइल से मैं सेटिस्फाई नहीं था वो सेटिस्फाई है, वो उस मोबाइल को इजीली यूज कर रहा है, और हमने आपस में क्या कर लिया, उसने मेरे से मोबाइल परचेज कर लिया, मैंने उसको सेल कर दिया। पहले ये सारे काम ऑफलाइन होते थे, आज के टाइम पे तो इतने सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे क्विकर हो गया, OLX हो गया, है ना, जहां पर बेचने वाला भी कस्टमर है और खरीदने वाला भी कस्टमर है, ठीक है। तो कस्टमर टू कस्टमर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है C2C कॉमर्स, ठीक है। ये हो गए हमारे चार स्कोप, B2B, B2C, इंट्रा बी और C2C। इसके बाद आते हैं बेनिफिट पे। बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट का मतलब कि इसके फायदे क्या क्या हैं। ई कॉमर्स अगर हम करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। ई कॉमर्स यानी कि इंटरनेट, सॉरी, ई बिजनेस यानी कि इंटरनेट बिजनेस, है ना। इंटरनेट बिजनेस अगर हम करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फायदे लिखे हैं मैंने, जिसमें पहला है वर्ल्ड वाइड रीच। आज के टाइम पे इतनी सारी MNC कंपनियां हैं जो परफॉर्म कर रही हैं, और जिसके पीछे जिसकी बैकबोन है सिर्फ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट अगर कुछ सेकंड के लिए भी रुक जाए तो कंपनियों का बहुत हैवी लॉस हो जाता है, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग रुक जाती है ना। तो इंटरनेट की वजह से आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो वर्ल्ड वाइड रीच कर पा रही है, मतलब अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को एक कंट्री में नहीं, एक से ज्यादा कंट्री में सेल कर पा रही है। किसके थ्रू, थ्रू इंटरनेट। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, वर्ल्ड वाइड रीच। सेकंड है सॉर्टिंग द सप्लाई चेन। सॉर्टिंग द सप्लाई चेन का मतलब है कि प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक की जो चेन हमारी होती थी बहुत लंबी, उसको छोटा करने का काम किया है इंटरनेट ने। आज के टाइम पे क्या होता है, कस्टमर को जो भी सामान चाहिए वो ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर देता है और सामान सीधा घर पे आ जाता है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कोई सामान ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब घर बैठे ही एक मोबाइल फोन, इंटरनेट, बस इतना इनफ है,
ठीक है, जो भी आपको चाहिए आपके घर तक डिलीवरी मैन छोड़ के जाएगा। तो सॉर्टिंग द सप्लाई चेन, यानी कि सप्लाई चेन को बहुत छोटा कर दिया ई बिजनेस ने, इंटरनेट बिजनेस ने। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस हमारा आसान हो गया। पहले कंपनियों के लिए भी चैलेंज था, या दुकानों के लिए भी चैलेंज था, और कस्टमर के लिए भी चैलेंज था। दुकान वाले नहीं समझ पाते थे कि कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस रेट में चाहिए, हम अपनी दुकान में किस तरीके का सामान रखें जो कस्टमर खरीदे, और कस्टमर को भी उनकी मर्जी का सामान उनके टाइम पे, जब उन्हें टाइम पे चाहिए, नहीं मिल पाता था। वो भटकते रहते थे एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, मतलब काफी स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी चॉइस को लेके। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, ब्रांड के ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन है, मॉडल के ऑप्शन है, इतने अनगिनत ऑप्शन है सिर्फ एक मोबाइल सेट में, है ना। हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, इतनी सारी सोशल साइट्स बन गई हैं, इतनी सारी हमारी ट्रेडिंग साइट्स बन गई हैं जिसमें हम जाके परचेज कर सकते हैं इजिली, और वहां अनगिनत ऑप्शन है। ठीक है, तो इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का क्या मतलब है कि कंपनियों के लिए भी आसान है सामान को बेचना, और कस्टमर के लिए भी आसान है सामान को खरीदना, बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा क्विक सॉल्यूशन टू डाउट। पहले क्या था, जितने भी हमारे डाउट होते थे किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर, वो बहुत मुश्किल हो जाता था उन्हें सॉल्व करना। लेकिन आज के टाइम पे फीडबैक मांगते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, जैसे ऑनलाइन हमने कोई सामान मंगाया, तो जैसे ही सामान डिलीवर होता है, डिलीवरी का भी फीडबैक मांगा जाता है, प्रोडक्ट का भी फीडबैक मांगा जाता है। तो हमें जो भी डाउट है, हमारी जो भी कंफ्यूजन है, हमें किसी प्रोडक्ट से लेकर कोई भी शिकायत है ना, हम तुरंत उस शिकायत को रजिस्टर करवा सकते हैं। उस प्रोडक्ट में जो भी हमें सजेशन या जो कंप्लेंट करनी है, मतलब सारी चीजें इतनी बेनिफिशियल हो गई हैं आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें क्या है, क्विक सॉल्यूशन टू डाउट। हर एक डाउट का हमारे पास तुरंत सॉल्यूशन है। हम इंटरनेट पे जाके अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को लेकर हो, किसी, है ना, सर्विस को लेकर हो, किसी प्रोडक्ट के फायदे और नुकसान जानने हो, किसी सर्विस के फायदे और नुकसान जानने हो, हमें सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो क्विक सॉल्यूशन टू डाउट। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, है ना। मतलब नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी आसान हो गया है। आज के टाइम पे कंपनियों ने या बिजनेसेस ने अपनी अपनी आईडी बना ली है, अपने अपनी सोशल साइट्स बना ली है, वेबसाइट्स बना ली है, अपने अपने अकाउंट्स बना लिए हैं अलग अलग सोशल साइट्स पे। वहां वो अपने नए प्रोडक्ट को लेकर एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, और कस्टमर क्या करते हैं, उन्हें फॉलो करते रहते हैं। कस्टमर को जब भी अपने प्रोडक्ट का, अपने इंटरेस्ट का कोई प्रोडक्ट समझ आता है, वो तुरंत ऑर्डर करके उसको घर पे मंगा लेते हैं। मतलब बहुत इजी हो गया है नए प्रोडक्ट का लॉन्च करना, है ना। इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि भाई मान लेते हैं एक मोबाइल फोन की कंपनी नए वर्जन का मोबाइल फोन लॉन्च करना चाहती है। पहले बहुत स्ट्रगल होता था, पहले बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, नहीं पता लगता था कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस दुकान पे चाहिए, किस एरिया में हम अपना मोबाइल पहुंचाएं बेचने के लिए। आज के टाइम पे क्या है, सोशल साइट्स इतनी सारी हैं, अकाउंट बने हुए हैं, वहां वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, कस्टमर उनको फॉलो कर रखा है। कस्टमर जैसे ही पता लगता है नया प्रोडक्ट आ गया है, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो बहुत इजी हो गया है न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना। ये हो गया हमारा 5 पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं, लेस पर्सनल कॉस्ट। देखो, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल छोटा हो गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सॉर्टिंग द सप्लाई चेन, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल छोटा हो गया तो हमारी पर्सनल कॉस्ट भी छोटी हो गई। पहले क्या था, सामान बनाने वाले अलग हैं, पैक करने वाले अलग हैं, मार्केटर वाले अलग हैं, मार्केटिंग जो करेंगे वो अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग है जो दुकान तक सामान पहुंचाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत ही नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक दुकान स्टार्ट करनी है, उसके बाद हमें ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर देना है अपने सारे प्रोडक्ट को। कस्टमर ऑर्डर करेगा, कस्टमर तक सामान पहुंचा दो। हमें अपने सामान को मार्केट में फैलाने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट में अलग अलग दुकानों तक अपना सामान पहुंचाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। हम एक जगह पर रहकर भी पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। कस्टमर जिस भी एरिया से ऑर्डर दे रहा है, हम उस एरिया में जाके डिलीवर कर देंगे। तो लेस पर्सनल कॉस्ट का मतलब ये है कि जो हमारे स्टाफ मेंबर थे, जो नंबर ऑफ पर्सन एंगेज रहते थे पहले एक्टिविटी में, ट्रेडिंग एक्टिविटी में, वो कम हो गए हैं, और उनके कम होने से उन्हें जो सैलरी वगैरह या जो भी वेजेस वगैरह हम पे करते थे वो हमें नहीं करना पड़ रहा, तो हमारी कॉस्ट कम हो गई है, लेस पर्सनल कॉस्ट। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है सेविंग ऑफ
टाइम, टाइम भी हमारा बच रहा है, कस्टमर का भी टाइम बच रहा है, बिजनेसमैन का भी टाइम बच रहा है, दुकान वाले का भी टाइम बच रहा है। उसे अलग अलग तरीके से सामान का एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने सोशल साइट्स पे मेंशन कर देता है। और कस्टमर के लिए भी अलग अलग दुकानों पे जाके, है ना, अपने चॉइस का, अपने इंटरेस्ट के थ्रू सामान ढूंढना, उसकी भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ इंटरनेट पे जाना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। तो सेविंग ऑफ टाइम। 8 नंबर पॉइंट है लेस रिस्क इन पेमेंट, पेमेंट का भी खतरा नहीं होता। पहले पेमेंट डूबने के चांसेस होते थे, कस्टमर सामान उधार खरीद लेता था और पैसे देने के मना कर देता था, नहीं देता था, या कई बार रीजन जेन्युइन भी होता था, कई बार रीजन जेन्युइन नहीं होता था, कस्टमर नहीं देता था पैसे, है ना, मतलब रिस्क था पेमेंट का। लेकिन आज के टाइम पे अब तो फिर भी हमारा, है ना, अब तो फिर भी क्या है, कैश ऑन डिलीवरी का, सीओडी का ऑप्शन आ गया है। बट पहले क्या था, है ना, कुछ टाइम पहले तक क्या था कि जब हमारी पेमेंट हो जाएगी, ऑर्डर तभी कंफर्म माना जाएगा। तो उसमें रिस्क, पेमेंट का रिस्क था ही नहीं बिल्कुल कि पेमेंट हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑर्डर कंफर्म तभी हुआ है जब पेमेंट मिल चुकी है। अब आ गया है सीओडी का ऑप्शन, अभी रिसेंट कुछ टाइम से आया है, पहले नहीं था सीओडी का ऑप्शन, ठीक है। तो लेस रिस्क इन पेमेंट का मतलब क्या है कि रिस्क नहीं है पेमेंट का, कि पेमेंट हमारी डूब जाएगी, आप पैसे हमें नहीं मिलेंगे। 9 नंबर पॉइंट है अवेलेबल इन रिमोट एरिया, है ना, उन एरिया में जहां पर मार्केट नहीं है, जहां पर अभी भी लोग अलग अलग प्रोडक्ट के लिए परेशान होते हैं, उस एरिया में भी अगर इंटरनेट है तो वहां भी इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे बिजनेस इमर्ज हो रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस अपना सामान या अपना डिलीवरी वहां तक पहुंचा रहे हैं, है ना। जिन एरिया में प्रॉपर मार्केट भी नहीं है, वहां भी लोग इंटरनेट की फैसिलिटी के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं और सामान आ भी रहा है। तो वही लिखा हुआ है अवेलेबल इन रिमोट एरिया, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए 9 के 9 जो हमें बेनिफिट बताते हैं ई बिजनेस के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बीपीओ, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना। इसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कहते हैं और बीपीओ भी कहते हैं। शॉर्ट में बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो आज के टाइम पे क्या है, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस की सर्विस अपने यहाँ तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज वो बाहर से भी ले रहे हैं अपने लिए, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल कह सकते हैं कि मान लेते हैं मेरी एक दुकान है, मेरी गारमेंट क्लॉथ है, फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरी एक कपड़ों की दुकान है, ठीक है। अब कपड़ों की दुकान में क्या करना है, मुझे अपने अकाउंट का हिसाब किताब रखने के लिए, है ना, कितनी सेल परचेज हो रही है, या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपनी सर्विस खुद अपने यहाँ जनरेट करूं, मतलब मैं एक अकाउंटेंट हायर करूं, उसको एक प्रॉपर प्लेस दूं, उसको जो भी उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, कंप्यूटर कह लो या लैपटॉप कह लो या जो भी जहां पर भी अकाउंटिंग कर रही है, सारी चीजों ने एक प्रॉपर स्पेस दूं, कैबिन बनाऊं और वहां सारा चीजें सेटअप करूं उनका, है ना। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि मैं किसी एक कंपनी से अकाउंटेंट को हायर कर लूं, वो कभी कभी, है ना, रेकरिंग बेसिस पे मेरे बिजनेस में आए, डाटा को चेक करे और डाटा को अपने यहाँ रिकॉर्ड करे और एंड ऑफ द ईयर वो मुझे प्रॉफिट और लॉस बता दे, ठीक है। तो आज के टाइम पे ये सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा यूज हो रहा है। वो कंपनियां जिनका मेन काम कुछ और है, बट वो अपने यहाँ जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए एडिशनल कुछ अदर बिजनेस से सर्विस भी लेते हैं। जैसे आपने देखा है कि आपके स्कूल में मेन काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, बट स्कूल वाले कई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाते रहते हैं, जैसे एनुअल फंक्शन हो रहा है या पिकनिक हो रहा है, पिकनिक के लिए स्कूल वाले जा रहे हैं। तो अगर आप पिकनिक पे जा रहे हो तो स्कूल की बसेस जाएंगी, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल एजेंसी होती है, उनकी बसेस को भी हायर किया जाता है, जिनका काम होता है बच्चों की पिकनिक को ऑर्गेनाइज कराना और वहां तक लेके जाना, ठीक है। अब स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन हो रहा है तो एनुअल फंक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाहर से एक्वायर की जाती हैं, जिनका स्कूल से कुछ लेना देना नहीं है ना। जैसे कैटरर हो गए, टेंट वाले हो गए, डीजे वाले हो गए, है ना, और डेकोरेशन वाले हो गए, तो ये सब बाहर से एक्वायर किए जाते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हम बीपीओ, यानी कि एक बिजनेस जो अपने यहाँ सर्विस दे रहा है बट कुछ सर्विस वो बाहर से ले रहा है, क्योंकि अपने यहाँ पॉसिबल नहीं है कि उन सर्विस को वो इमर्ज करे या बनाए या तैयार करे, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा फिर। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इट रिफर्स टू ऑब्टेनिंग सम सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर,
ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर भी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम अपने यहाँ, अब सिंपल सी बात है ना कि भाई हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, उसके लिए हम टेंट वाले खुद ही बन जाएं, अपने स्कूल के लिए खुद ही टेंट हम खरीद लें, डीजे वाले भी खुद ही बन जाएं, डीजे भी हम खुद ही खरीद के लाएं, डेकोरेशन वाले भी खुद ही बन जाएं, डेकोरेशन का सामान जितना भी होता है वो भी हम खुद ही खरीद के लाएं, है ना। और भी बहुत सारे काम होते हैं एनुअल फंक्शन में जो होते हैं, तो हमारा कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि हम हायर कर लेते हैं, क्योंकि एक ही दिन का तो काम है। आप जब पिकनिक जा रहे हो तो एक दिन के लिए या 2-4 दिन के लिए जा रहे हो, क्योंकि पूरी साल तो पिकनिक जाना नहीं है। स्कूल का काम, मेन काम एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ना कि पिकनिक पे भेजना। तो इट रिफर्स टू ऑब्टेनिंग सम सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस के बाहर से हम सर्विस ले रहे हैं इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुल, बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में चलाने के लिए, क्योंकि अपने यहाँ क्रिएट करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब इसके वही नीड भी वही है, नीड में यही पॉइंट दे रखे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। पहला क्या है, ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विस, है ना। आप खुद डीजे वाले बनेंगे स्कूल के लिए तो उतनी अच्छी सर्विस नहीं क्रिएट कर पाओगे जितना कि एक प्रोफेशनल जो होते हैं वो क्रिएट कर देंगे, है ना। खुद ही डेकोरेशन करोगे स्कूल के लिए तो उतनी अच्छी डेकोरेशन नहीं होगी जितना एक एक्सपर्ट, क्योंकि प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल होता है, उनका काम डेली का होता है। तो ऑब्टेन गुड क्वालिटी सर्विस अगर हमें चाहिए तो हमें बाहर से हायर करना पड़ेगा, है ना। स्कूल में पेंटिंग का काम हो रहा है, मान लेते हैं स्कूल में पेंटिंग का काम हो रहा है, तो स्कूल वाले खुद ही थोड़ी पेंट करने लगेंगे, या पेंटर को बुलाएंगे बाहर से, है ना। पेंटर जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बुलाएंगे, स्कूल में पूरा व्हाइट वॉश कराया जाएगा और उसके बाद वो चले जाएंगे। ठीक है, तो गुड क्वालिटी की सर्विस अगर हमें चाहिए तो हमें बीपीओ करना पड़ेगा। सेकंड है अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विस। सिंपल सी बात है कि हमें सर्विस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से सर्विस लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बिजनेस में भी हैं, स्कूल में भी हैं, रियल लाइफ में भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विस, यानी कि सर्विस में हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपको एक दिन के लिए कहीं जाना है तो आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं खरीदोगे, आप ओला और उबर की सर्विस लोगे, क्योंकि आपका एक दिन का काम है। एक दिन के लिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विस। थर्ड नंबर पॉइंट है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए भी हमें बीपीओ की जरूरत होती है। अगर हम खुद ही सारी सर्विस क्रिएट करने लगेंगे तो हम हमारा जो मेन काम है उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, तो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ बीपीओ भी दे रखी हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विस। एक बिजनेस फाइनेंस की सर्विस बाहर से लेता है, जैसे बैंक। बैंक का काम क्या है, फाइनेंशियल सर्विस देता है ना। बिजनेस वाले क्या करते हैं, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट, सारा का सारा लेन देन हिसाब किताब सब बैंकिंग करती है। बिजनेस का मेन काम क्या है, अपने कस्टमर को हैंडल करना और अपने प्रोडक्ट में डील करना। अपना जो मेन काम है उसमें फोकस करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस कौन देता है, बैंक देते हैं। एडवर्टाइजमेंट सर्विस, यानी कि हमें एडवर्टाइजमेंट कराना है ना, तो उसके लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका ये मेन काम होता है और वो हमारे हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस की बाहर से लेते हैं। कोरियर सर्विस हो गया, डिलीवरी वगैरह के लिए, है ना, हमें कोई सामान भेजना है कहीं तो उसके लिए हम कोरियर सर्विस लेते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर का फीडबैक जानने के लिए आज के टाइम में कस्टमर सपोर्ट सर्विस ली जा रही है ना। अब कई जगह बीपीओ की जगह केपीओ भी देखने को मिलता है, ये भी मैं बता देता हूं आपको, है ना। केपीओ में क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। नॉलेज यानी कि हम क्या करते हैं, नॉलेज की आउटसोर्सिंग करते हैं। मतलब एक फील्ड के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हम क्या करेंगे उस फील्ड के बारे में बाहर से। अब जैसे मान लेते हैं आपको अपना घर बनाना है, घर का नक्शा बनाना है, आपको नहीं समझ आ रहा कि घर का नक्शा किस तरीके से अच्छा रहेगा, तो आप क्या करोगे, आप किसी एक ऐसे एक्सपर्ट को पकड़ोगे जिसका काम यही है, जो घर के मॉडल्स को डिजाइन करता है या घर के नक्शे बनाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है। ठीक है, तो नॉलेज में क्या होता है, मतलब सर्विस सेक्टर में डील कर रहा है वो, है ना। हम फिनेंशियल नॉलेज ले सकते हैं, एक्सपर्ट नॉलेज ले सकते हैं, मैकेनिकल नॉलेज ले सकते हैं, हम बिजनेस की नॉलेज ले सकते हैं। तो जब नॉलेज की बात आती है तो उसे केपीओ कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी से सर्विस ले रहे हैं तो वो बीपीओ हो जाता है, जब बाहर आउटसाइडर से हम बिजनेस आ रहा है। और जब हम किसी की नॉलेज को पूछ रहे हैं कि भाई तुम अपने हिसाब से बता दो क्या ठीक है क्या गलत है ना, तो उसे केपीओ कहते हैं।
ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।